नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका इस पावरफुल कॉन्वर्सेशन में जहां हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे बल्कि रियलिटी, स्ट्रगल एंड फॉर दिस इम्पोर्टेंट डिस्कशन विथ मी इज मिस्टर अहमद हु अंडरस्टैंड्स दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द इनसाइड। इंडिया का रिटेल मार्केट सपनों का बाजार भी है और स्ट्रगल का बैटलफील्ड भी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर। ये चुनौतियां वास्तव में बाजार को प्रभावित कर रही हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वास्तव में नए डिजिटल परिदृश्य के अनुकूल होना है। छोटे खुदरा विक्रेताओं को नमस्कार, आज के इस नई विश्लेषण में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़, यानी हमारे पड़ोस की किराना दुकानें। बिल्कुल, और आज हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करने वाले। हम सीधे डेटा और रिसर्च के जरिए इन दुकानों के अस्तित्व और भविष्य की गहराई में जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी पारंपरिक किराना दुकानें खत्म होने की कगार पर हैं? एक तरफ बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं और दूसरी तरफ ये नए क्विक कॉमर्स ऐप्स जो भारी भरकम डिस्काउंट दे रहे हैं। बाहर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि छोटे दुकानदारों के लिए अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है। लेकिन रुकिए, तस्वीर उतनी भी निराशाजनक नहीं है। अगर हम डेटा की गहराइयों में जाएं तो सच्चाई बिल्कुल उलट नजर आती है। ये दुकानें सिर्फ संघर्ष नहीं कर रही हैं, बल्कि खुद को समय के साथ बहुत तेजी से बदल भी रही हैं। इस बदलाव को समझने के लिए आते हैं भाग 1 पर, रिटेल का चौराहा। इस पूरी जंग के पैमाने को समझने के लिए जरा इन नंबर्स पर गौर करते हैं। हमारे देश में लगभग 1.2 से 1.3 करोड़ छोटी रिटेल दुकानें हैं। ये कोई कॉरपोरेट चेन नहीं, बल्कि ज्यादातर परिवार द्वारा चलाई जाने वाली दुकानें हैं जिनका सालाना रेवेन्यू आमतौर पर 50 लाख रुपए से भी कम होता है। सही कहा, और यही दुकानें हमारी अर्थव्यवस्था का असली बेस हैं। इनमें से लगभग 30 लाख दुकानें तो टियर 1 शहरों में हैं और बाकी टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण इलाकों में फैली हुई हैं। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, बल्कि एक विशाल नेटवर्क है जो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, क्विक कॉमर्स का खतरा। अब उस बड़े खतरे की बात करते हैं जिसने बाजार में एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। सच कहूं तो ये पूरी तरह से एक गैर बराबरी की लड़ाई है। एक तरफ हमारे आम किराना स्टोर हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन मुश्किल से 5 से 15% के बीच होता है, और दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए वेंचर कैपिटल का करोड़ों रुपया बस नुकसान में बहा रहे हैं। एक बार लोगों को 10 मिनट की डिलीवरी की आदत पड़ जाती है तो वे कन्वीनियंस फीस और सर्च चार्ज लगाना शुरू कर देते हैं। हमारी पारंपरिक दुकानें अपनी जेब से ऐसा नुकसान झेलकर व्यापार तो नहीं कर सकती। और बात सिर्फ इन नए ऐप्स की नहीं है। हमारी रिसर्च दिखाती है कि जीएसटी लागू होने के बाद छोटे दुकानदारों के लिए मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ गईं। नकद लेन देन से अचानक एक पूरी तरह तकनीक आधारित टैक्स सिस्टम में जाना और इनपुट टैक्स क्रेडिट की उलझनों को समझने की लागत इन छोटे खिलाड़ियों के लिए बहुत भारी साबित हुई है। एकदम सही। और इसमें एक बहुत बड़ा शहरी ग्रामीण विभाजन भी तो है। शहरी दुकानदारों ने तो किसी तरह डिजिटल टूल्स अपना लिए, लेकिन छोटे कस्बों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण ये अनुपालन का बोझ एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। CAIT का ये दावा इस निराशाजनक नजरिए को और मजबूत कर देता है कि विदेशी फंड का केवल 2 से 5% हिस्सा ही असल बुनियादी ढांचा बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। बाकी का सारा पैसा बस नुकसान सहने, भारी डिस्काउंट देने और गोदामों को सब्सिडी देने में जलाया जा रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि क्विक कॉमर्स एक ऐसी अनुचित मशीन की तरह काम कर रहा है जिसे पड़ोस की दुकान को भूखा मारने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है भाग 3, डिजिटल पलटवार। चिंताएं अपनी जगह बिल्कुल जायज हैं, लेकिन अब कहानी का दूसरा और बेहद रोमांचक पहलू देखते हैं। छोटे दुकानदार इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि महामारी के बाद से 97% MSME ने अपने रोजमर्रा के कामों में व्हाट्सएप और UPI जैसे डिजिटल टूल्स को पूरी तरह अपना लिया है। जरा सोचिए, पहले जो काम सिर्फ नकद, ग्राहकों से आमने सामने और एक डायरी में होता था, अब वो व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेने और डिजिटल लेजर में बदल चुका है। ये उनकी अनुकूलन क्षमता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस बदलाव का स्तर देखना है तो इस नंबर पर ध्यान दीजिए। 2024 में UPI के माध्यम से 208.5 बिलियन, जी हां, 20,000 करोड़ से ज्यादा लेन देन हुए। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि छोटे रिटेलर्स अब नकद पर अपनी निर्भरता को तेजी से पीछे छोड़ रहे हैं और खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच भी है।
31 से 40 वर्ष की आयु वाले दुकानदार तो इस तकनीकी बदलाव में सबसे आगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें इसे अपनाने में अभी भी काफ़ी कठिनाई हो रही है। हाँ, ये एक वास्तविक चुनौती है। पुराने दुकानदारों को अक्सर लगता है कि ये तकनीक बहुत जटिल है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि बड़ी तकनीकी कंपनियों और सरकार को उम्र के हिसाब से बेहतर ट्रेनिंग और एक व्यवस्थित सपोर्ट सिस्टम देने की सख्त ज़रूरत है। और सरकार की तरफ से इसी सपोर्ट का एक बड़ा रूप है भाग 4 ONDC, जो मैदान को समतल करने का काम कर रहा है। तकनीकी एकाधिकार का असली मुकाबला करने के लिए सरकार ने ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को पेश किया है, और यहाँ जो कमीशन का अंतर है वो असली गेम चेंजर साबित हो रहा है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी पारंपरिक ई-कॉमर्स कंपनियां 25 से 30% तक का भारी कमीशन लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ ONDC का कमीशन सिर्फ 8 से 10% के आसपास है। ये छोटे और स्थानीय विक्रेताओं को इन बड़े दिग्गजों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में टिके रहने का एक बहुत ही ठोस अवसर दे रहा है। और ये सिर्फ कागजों पर लिखी कोई सरकारी योजना नहीं रह गई है। ONDC की ग्रोथ वाकई हैरान करने वाली है। इसने अब तक 7,60,000 से अधिक विक्रेताओं को अपने नेटवर्क के साथ जोड़ लिया है और 600 से अधिक शहरों में अपना विस्तार कर चुका है। मुझे स्वीकार करना ही होगा कि ये आंकड़े बेहद प्रभावशाली हैं। दिसंबर 2022 के 50 लाख लेनदेन से बढ़कर 2023 के अंत तक हर महीने 1.5 करोड़ लेनदेन तक पहुंच जाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ये नेटवर्क इसी तरह बढ़ता रहा तो शायद ONDC वास्तव में वो लोकतांत्रिक और समतल मैदान बना ही देगा जिसकी इस रिटेल बाजार में हमेशा से कमी रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ONDC का ये विस्तार सिर्फ किराने के सामान तक ही सीमित नहीं है। ये नेटवर्क मोबिलिटी, खाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि फैशन तक फैल चुका है, जो ये दर्शाता है कि ये डिजिटल क्रांति रिटेल के हर एक पहलू को छू रही है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सच्चाई ये भी है कि सिर्फ नई तकनीक या नए स्मार्टफोन ऐप्स अपना लेना ही काफी नहीं है। इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 5 पर, एक आवश्यक माइंडसेट शिफ्ट यानी सोच बदलने की जरूरत। क्या सिर्फ तकनीक ही इन दुकानों को बचा सकती है? शायद नहीं। इसके लिए एक गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव की भी आवश्यकता है। अजय अजमेरा जी का ये उदाहरण सच में आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा है कि बगल वाली दुकान को देखना बंद करो, तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा तो बड़े घरानों और रिटेल दिग्गजों से है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पारंपरिक दुकानदारों को स्थानीय स्तर पर आपस में लड़ना बंद करना ही होगा। बड़ी कंपनियां तो दिन रात इस बात पर रणनीति बना रही हैं कि छोटे दुकानदारों का बाजार कैसे कब्जा किया जाए। ऐसे में छोटे दुकानदारों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और एक बड़ी तस्वीर देखनी होगी। व्यापार शुरू करने वालों में से केवल 10% ही लंबी रेस में टिक पाते हैं, और जो टिकते हैं वे बहुत ही ठोस और व्यवहारिक कदम उठाते हैं। वे रोज अपने नंबर्स ट्रैक करते हैं, व्यापार बढ़ाने से पहले सिस्टम बनाते हैं, काम को सही लोगों में बांटते हैं और अपनी दुकान को सिर्फ एक पारिवारिक परंपरा नहीं बल्कि एक असली संपत्ति मानकर चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका अपने स्थानीय समुदाय के साथ जो व्यक्तिगत जुड़ाव होता है उसे बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां चाहकर भी कॉपी नहीं कर सकती। स्थानीय जुड़ाव और सख्त बिजनेस सिस्टम्स का ये बेहतरीन संयोजन ही सर्वाइवल का असली फॉर्मूला है। तो अंत में ये पूरी चर्चा एक बेहद अहम और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर टिक जाती है। तकनीक तो हमारे मोहल्ले की दुकानों को तेजी से बदल रही है, लेकिन अंततः निर्णय उपभोक्ताओं के हाथ में है। बिल्कुल सही। हम सब अपनी रोजमर्रा की खरीदारी कहाँ से करते हैं, यही हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा। क्या हम सिर्फ भारी डिस्काउंट के पीछे भागेंगे या अपने पड़ोस की उस दुकान का समर्थन करेंगे जो अब डिजिटल रूप से भी सक्षम हो रही है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस चर्चा से एक नया नजरिया मिला होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।